चपलो साहब, अभी राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया है। इसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। आप क्या सोचते हैं कि बजट किस तरह का है, जनता के लिए कितना उपयोगी है? ऐसा है, घोषणा करना तो बहुत सरल है, और बजट में बजट एलोकेशन किस तरीके से हुआ है वो भी हमने देखा है। पर इस बजट का एलोकेशन के हिसाब से ये पैसा कहाँ से जुटाएंगे, ये सोर्स नहीं बताया इन्होंने कि आप 1000 फलानी चीज़ खोल देंगे, 1000 वो कर देंगे, आप महिलाओं के लिए ये कर देंगे और सशक्तिकरण के और कर देंगे, आप पेंशन माफ़ कर देंगे। पर आप ये सब खजाने पर बोझ पड़ेगा तो आप लाएंगे कहाँ से, ये इन्होंने कोई सोर्स नहीं बताया। और 3 साल में अभी तक जितनी भी घोषणाएं की उन्होंने, 1 रुपया भी पंचायतों में खर्च नहीं हुआ। अभी मैं 3-4 दिन पहले भी गया था तो लोगों से पूछा था, सरपंचों से पूछा, उन्होंने कहा अभी तक किसी प्रकार का पैसा 1 रुपया नहीं आया। और जहाँ तक उदयपुर रीजन का सवाल है, उदयपुर डिवीजन में पर्टिकुलर उदयपुर में क्या दिया उन्होंने, रोड की बात कर दी होगी, वो तो ये सब करते हैं। जो हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा हमारा प्रमुख है, 1950 के पहले यहाँ हाई कोर्ट थी, लेटेस्ट पेटेंट के तहत थी, महाराणाओं ने खोली हुई थी, और सबसे अच्छी हाई कोर्ट भी यहीं थी, जयपुर में भी थी, जोधपुर में थी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग थी। जब देशी राज्यों का मर्जीकरण हुआ तो उसमें यहाँ की हाई कोर्ट वहाँ चली गई, और जवान सिंह जी प्रथम चीफ जस्टिस वो हमारे वहीं के हैं। जो पहले राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने जवान सिंह जी, वो हमारे वहीं के हैं। इतने काबिल लोग हमारे यहाँ हुए हैं, और हमारे यहाँ हाई कोर्ट नहीं है। सज्जन सिंह जी ने सारा काम किया हुआ था, महाराणा साहब ने भी किया हुआ था, महेंद्रा सभा थी यहाँ रांची में। जब बिना किसी उस बात के छोटा मोटा आंदोलन हुआ, पर क्योंकि सरकार को ये लगा कि नहीं यह आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए रांची में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कर दी। उसमें बहुत ज़्यादा किसी को पूछना भी नहीं पड़ा वो किस खाते में की गई। और इसी तरीके से धारवाड़ में भी की। अब महाराष्ट्र में कई हाई कोर्ट हैं, बॉम्बे में है एक, नागपुर में है 2, गोवा में है, पहले गोवा इसी में शामिल था, औरंगाबाद में है, नहीं ये तो महाराष्ट्र की कह रहा हूँ, मैसूर में है, मैसूर में 3-4 जगह हाई कोर्ट हैं, और मध्य प्रदेश में 3-4 जगह हैं। मध्य प्रदेश पहले सबसे बड़ा राज्य था, उसके विघटन के बाद जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ में एक अलग है, इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है। अब इतनी हाई कोर्ट है जब वहाँ हो सकती है। और आज की तारीख में लार्जेस्ट एरिया राजस्थान ही है, और यहाँ का ट्राइबल एरिया है। शेड्यूल 5 के तहत सारे ट्राइबल्स आते हैं, और शेड्यूल 5 में ज़्यादा किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नर साहब की कंसेंट लेकर के, और ये यदि चाहें अशोक जी गहलोत तो करा सकते हैं। इन्होंने कहा कि कल धारीवाल साहब ने, माननीय विधि मंत्री ने कहा कि नहीं हमने तो चिट्ठियाँ भेजी। कहाँ भेजी चिट्ठियाँ, कब भेजी आपने चिट्ठियाँ, और आपने 5th शेड्यूल के तहत क्यों नहीं भेजी? कल उन्होंने, हमारे मित्र स्पीकर हैं अभी, बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी एक क्वेरी की कि भाई आप 5th शेड्यूल में तो आप कर ही सकते हो ट्राइबल एरिया के हिसाब से, और माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी इस बात को उठाई। मेरा मुद्दा यह है कि इस पर गौर किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। दूसरा, यहाँ पर आपने, यहाँ ट्राइबल एरिया आपने कहा बागड़ क्षेत्र को हमने ये दे दिया। क्या दे दिया आपने बागड़ क्षेत्र को? आपने क्या छोटे छोटे उद्योगों को पनपाने की कोशिश की? लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग,
घर घर में रोजगार मिले महिलाओं को। आपने कहा हम 40,000 महिलाओं को रोजगार देंगे, कहाँ से देगा? कुटीर उद्योग जगह जगह होना चाहिए। अब आप अभी खेरवाड़ा चले जाओ, यहाँ खेरवाड़ा, कोटड़ा, जाडोल, इसमें इस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं कि इसमें वन उपज की बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज लग सकती है। यहाँ बहुत ज़्यादा कत्था पहले निकलता था, यहाँ ऐसे पत्ते भी हैं कोटला साइड में जो इतना सा आप खाओ तो इतना चरका होता है कि मिर्ची के काम की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सा पत्ता खाओ आप तो इतने मीठा होता है वो कि उसमें शक्कर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस प्रकार की कई औषधियाँ हैं। एक ने हमको बताया था कि ये सांप का काटा हुए को ये लगा देने से ठीक हो जाता है। शेखावत साहब को भी बताया, मैं और शेखावत साहब गए तब भी बताया, गुलाब जी भी साथ थे और वसुंधरा जी आई थी तब भी गए थे हम लोग। तो इस प्रकार की वन उपज बहुत सारी है, उसका आपने क्या किया? उस एरिया के लिए आपने क्या किया? वहाँ का पानी आप डाइवर्ट करके और जोधपुर ले जा रहे हैं, सही बांध में डालेंगे, सही बांध से जवई से आप वहाँ डाल देंगे जोधपुर में। जोधपुर में ऑलरेडी गंगा का पानी आ रहा है। आपने इस तरह के लोगों को जो बिल्कुल वंचित हैं, उनके वहाँ बांध नहीं है, पानी बहुत जा रहा है और सारा उसमें जा रहा है नदी में, गुजरात में। उस पानी को रोक करके आपने उसके लिए कोई सहायता की? मानसी वाकल का जो 3rd 4th स्टेज जो भी है, अब उसमें आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया आपने। उसको आपको बनाना है ना। उसका पूरा पानी आज की तारीख में सारा का सारा साबरमती में जा रहा है, गुजरात जा रहा है और वो सारा समुद्र में जा रहा है और एक्स्ट्रा पानी है वो। उस पानी को डाइवर्ट करके ये जो यहाँ की प्यासी जनता है या इस प्रकार के किसान हैं जिनकी जोत 2-2, 2.5, 3-3 बीघे की जोत है, उन किसानों को छोटे छोटे आप करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसे बड़े किसान तो है नहीं, पहाड़ी क्षेत्र है, 50-50, 40-40 बीघे का कोई फॉर्म है नहीं। तो इससे ऐसे में 2.5-3 बीघे का जो खेत है वो आदिवासी उससे लाभान्वित हो सकते थे, पर यह नहीं है। इस प्रकार की मुझे तो कोई योजना उसमें नज़र आई नहीं। मैंने पूरी तरह से देखा है। फिर बाद में इन्होंने जब अरोड़ा साहब ने कहा तो मैं ना पूरा बजट अच्छी तरह से देखा और उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुँचे हम कि ये जो इस प्रकार की थोती घोषणा है, ये थोती घोषणा है। ये जब क्रियान्वित हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि हाँ कुछ हुआ। अभी चुनावी मौसम है सभी ये है और 1.5 साल 1.5 साल बाद राजस्थान में चुनाव है नवंबर में, इस नवंबर में नहीं, अगले नवंबर, I mean 2023 के। तो 1.5 साल ही बचा है, तो आपका बिगड़ क्या रहा है घोषणा करने में? सर एक चीज़ बताएं कि उदयपुर और राजस्थान के आसपास जितने ये जगह हैं ये मिनरल्स का क्षेत्र है। हाँ, ये भी मैं कह ही रहा था। हाँ, मिनरल्स के लिए भी बहुत कुछ आशाएं थी। हाँ, नहीं हुआ। टैक्स लगे हुए हैं। हाँ, उसको कम करने के लिए नहीं, ये अभी कहने ही वाला था। यहाँ का मिनरल बेस्ट मिनरल है जामर कोटला, यानी रॉक फॉस्फेट बाहर से पहले कभी मंगाते थे और यहाँ रॉक फॉस्फेट इतना होता है कि उस खाद का कारखाने लगते हैं। P2O5 इसका फॉर्मूला है रॉक फॉस्फेट का। तो रॉक फॉस्फेट में उसका अम्ल भी बनाया जाता है, एसिड बनाया जाता है, H2SO4 भी बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। हिंदुस्तान जिंक उसको सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। यहाँ पर जामर कोटला में हमारे यहाँ जो खदानें हैं उससे रॉक फॉस्फेट की उस रॉक फॉस्फेट का उच्च ग्रेड का है और उसमें यदि थोड़ा सा और कुछ मिला दिया जाए तो वो जो 30% का या 32% का 17% का 17% को 32% तक ला सकते हैं हम। इस तरह की विधि है हमारे पास। तो इन चीज़ों का क्या उपयोग कर रहे हो? एक दूसरी मार्बल की स्लरी है, यहाँ इधर उधर सड़कों पे पड़ी हुई है, सड़कें भी ख़राब हो रही है, पानी भी जाम हो रहा है और वो पानी जो खड्डों में जा रहा था, वो जो तालाबों में जाना चाहिए वो खड्डों में चला गया। उस स्लरी को आप इकट्ठा करके वापस
धरती का धन है, ये बार बार नहीं बनने वाला। उस धरती के धन की, उस स्लरी के कुछ लोगों ने टाइल्स बनाना प्रारंभ किए, मैंने देखा भी हैं, पर उस स्लरी का भी उपयोग होना चाहिए। उसका आपने कोई विधि विधान उसमें किसी प्रकार का होगा, मैंने नहीं देखा अभी। ये स्लरी निकल रही है इतनी, रॉक फॉस्फेट इतना निकल रहा है, यहाँ चांदी भी निकल रहा है, सोना भी निकल रहा है। हमारे यहाँ बांसवाड़ा में सोना की खदान भी निकली है, और मेरा अंदाज है कि दरीबा के आसपास भी है। मेरी दादी माँ कहती थी बचपन में कि ये इधर सोने की खान है। मैं इनको यूँ समझता था कि भोली भाली क्या समझे वो, पर जो बचपन में पहली दूसरी तीसरी में जब बैलगाड़ी में और घोड़ों में बैठ करके जीमने जाते थे गांव से, तो बात उसकी सही निकली कि बहुत ज़्यादा। और बाद में जब मैं मिनिस्टर बना, कैलाश जी 79 में मिनिस्टर थे, माइंस मिनिस्टर, तब हमने 11 जुलाई 79 को माँ करनी लगा करके उद्घाटन किए उसके खदान के। तो उसमें हमने, कैलाश जी उस समय उधर के MLA थे, तो उस खदान को 3000 साल पुरानी खदान है। यहाँ पर आप जाओ, चले जाओ यहाँ, ये इधर ये नहीं है अपने ये रास्ते में नहीं है क्या, गोविंदा के नहीं, ये रास्ते गोविंदा के रास्ते में इस वाल में खदान है 3000 साल पुरानी। और जावर माइंस में तो ही है, चांदी निकल ही रही है। इन चीज़ों का उपयोग कैसे करोगे? और हेरिटेज जो है हमारा, उसको सुरक्षित करने का आपने क्या किया? हमारे यहाँ बालाथल है, हमारा यहाँ है, वो है, मेरे यहाँ वो गिलुंड है, वहाँ पर 5000 साल पुरानी सभ्यता है। उसका आपने रख रखाव के लिए कुछ नहीं किया। बालाथल है यहाँ बटेवर के पास, आई मीन टू से ये वल्लभ नगर में 5000 साल पुरानी सभ्यता वहाँ पर भी है। उसका उन सभ्यताओं का, इतनी पुरानी सभ्यताएं हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के। और जब अंग्रेज़ लोग जिन्होंने सारे वर्ल्ड में राज किया, जब वो नोमेडियन की तरह रहते थे, बिल्कुल नोमेडियन, नेकेड, रहना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, पीना नहीं आता था उनको, उन्होंने हमारे पर राज किया। वो लोग कुछ नहीं जानते थे जब हम बहुत विकसित थे। आज क्या कारण है कि हमारी आज दुर्गति हो रही? इसलिए सरकारों को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, सरकारों को चेतना चाहिए। और हमारी चेतना को जागृत करने के लिए हमारे आयाम क्या क्या हो सकते हैं, विकास की क्या क्या बातें हो सकती है, उन सबको निराकृत किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये इनका काम किसी प्रकार से सफल होगा। सर एक चीज़ बताएं कि राजस्थान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइस है, हाँ, वो सबसे ज़्यादा है। तो उसका पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, महंगा है, पेट्रोल ज़्यादा है, पेट्रोल उत्पन्न हो रहा है, रिफाइनरी लग गई बाड़मेर में, और केरन एनर्जी ने को दी है। और केरन एनर्जी का मेरे समय में ये चले थे, एग्रीमेंट सब हुए थे, जब मैं मिनिस्टर था तब भी, और उसके बाद मैं जब हाँ नहीं विधानसभा अध्यक्ष और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का चेयरमैन था, तब भी केरन एनर्जी से भी समझौते हुए थे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना आपके माल पैदा हो रहा है तो आप उसकी सब्सिडी भी कोई न कोई तो लगाओगे कि नहीं? उसके लिए कोई न कोई और तरीका निकालोगे कि निकालोगे? सर एक चीज़ बता, अभी आपने एक पत्र लिखे थे सभी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को विधान परिषद बनाने के लिए। मैंने लिखे, आपने 10 जगह लिखे थे लोकसभा अध्यक्ष CP जोशी साहब को भी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष बिल्कुल लिखे। हाँ, तो उसको लेकर के अब आपकी क्या योजना है? मेरी ये योजना है कि वापस प्रधानमंत्री से मिलेंगे भी सही, और राजस्थान में विधान परिषद का गठन क्यों नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मैसूर में है, मद्रास में है, सभी जगह विधान परिषद हैं। और विधान परिषद का गठन इसीलिए होता है कि जो लोग चुनाव लड़ करके नहीं आ सकते, या जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वे लोग भी कम से कम इसमें आ सकें, और अच्छे लोगों की राय आ सकते, अच्छे पढ़े लिखे हैं। ग्रेजुएट्स की कॉन्स्टिट्यूंसी भी होती है उसमें, टीचर्स की भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें, बड़े लिखों की होती है, किसान को भी लो आप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी वर्ग, इनके लोगों को लो ना आप। जो विद्वान हैं, जो
कार्य क्षमता रखते हैं उनको लिया जाना चाहिए, उसके लिए विधान परिषद का गठन होना चाहिए। तो इस मूवमेंट को आप कैसे, विधान परिषद के मूवमेंट को आप कैसे? अब है मूवमेंट तो अब लिख ही सकते हैं अभी, और तो कर ही क्या सकते हैं। इस मूवमेंट के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को कहेंगे भी सही, और तो आप कर भी क्या सकते हैं। आप जो 200 विधायकों को पत्र लिखने वाले, हाँ लिखूंगा। मैंने सभी को 8, 10, 15 चिट्ठियाँ तो मैंने आपको बताई है कि मैंने लिखी है। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखी, राष्ट्रपति जी को लिखी, ओम जी आई मीन लोकसभा अध्यक्ष जी को लिखी, विधानसभा के अध्यक्ष जी को भी लिखी, प्रतिपक्ष के नेता को लिखी, मुख्यमंत्री जी को भी लिखी, भाई विधान परिषद का गठन करो इसका। और वहाँ ऊपर अपर हाउस बनाया हुआ है, हमारे यहाँ जो विधानसभा है उसके ऊपर अपर हाउस विधान परिषद का बना हुआ है। वो हमने मेरे टाइम पे बनाया था, जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तब हमने सारा गठन किया था, और उस पर अपर हाउस भी बनाया है, और उसका होना चाहिए। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी मेरे को बहुत खेद हो रहा है, आज कल भी हुआ कि रूस ने यूक्रेन को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, जो भी है। ये स्थिति कब विस्फोटक कहाँ पर हो जाएगी कोई कुछ नहीं जानता, कब वर्ल्ड वार हो जाए ये नहीं जानता। इसलिए भी केंद्र सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं हम, और राजस्थान को भी कहना चाहते हैं कि इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे 30,000 भारतीय अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उसमें 20,000 विद्यार्थी हैं, और 20-25 ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो मेरे मामा साहब के पोते ने भेजे हैं यूक्रेन में, मेडिकल में और इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजने के लिए। वो अभी तक मेरा अंदाजा नहीं आ पाए हैं, तो उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए। और अब दुनिया वैसी नहीं रही है जैसा कि हम समझ रहे हैं गांधी जी की तरह। अब आजकल वो रूस ने तो कह दिया कि मैं मर्जी है जो करूँगा, आज तुम कौन हो तो बीच में करने वाले। यूके ने भी कहा हम बैन लगा देंगे, फलाने ने कहा हम बैन कर देंगे, यूँ फ्रांस ने भी कहा, और दूसरों ने भी कहा, जर्मनी ने भी कहा कि हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। पर उन पर प्रतिबंध आप लगा कर क्या कर सकते हो? उसने तो 200 तो रात को मैंने देखे हैं, उसके बाद का तो मुझे पता नहीं। फिर मैंने कहा काम करो, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। 200 हमले तो हो चुके हैं वहाँ यूक्रेन में। तो ये घोसुंडा की बिजली पांडोली पे कब आके गिरेगी ये कुछ नहीं जानते। हमारे को कितना नुकसान होगा इससे ये हम नहीं कह सकते। इसके बारे में भी राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी जागरूक होने की आज आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।